पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पूर्वाधिकार अंशों को निर्गमित करने के बाद एक निश्चित समय के बाद उनको शोधन किया जाना आवश्यक है। अशोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन संभव नहीं है। तो जब अधिमान अंशों का जब शोधन किया जाता है तो उसकी भी विधियां हैं। यदि शोधन नए अंशों का निर्गमन करके किया जा रहा है तो उसकी कुछ जनरल प्रविष्टियां हमने देखी थी कि जब नए अंशों का निर्गमन किया जा रहा है तो प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम पर यदि इशू हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। जब अधिमान अंशों का शोधन किया जा रहा है तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा और जब उसको प्रीमियम पर निर्गमित किया जाएगा तो जनरल प्रविष्टि होगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा। जब प्रीमियम की राशि को एडजस्ट किया जाएगा तो प्रविष्टि हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। तो इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 5,008% redeemable preference share of ₹100 each, fully paid up. The company decided to redeem these preference shares at par by the issue of sufficient number of equity shares, ₹10 each, fully paid up. At par, you are required to pass necessary journal entries including cash transaction in the book of the company. हमने ये पढ़ा था कि जब जो अधिमान अंश हैं वो पूर्णतया प्रदत्त हो जाते हैं यानी फुल्ली पेडअप हो जाते हैं तभी उनका शोधन किया जा सकता है। जब वे फुल्ली पेडअप नहीं है तो उनका शोधन संभव नहीं है। पहले उनको पूर्ण प्रदत्त बनाया जाएगा, उसके बाद उनका शोधन किया जाएगा। यदि सभी अधिमान अंश पूर्ण प्रदत्त नहीं है, कुछ अधिमान अंश बच रहे हैं तो जो शेष बचे हुए हैं जो कि पूर्णतया प्रदत्त हैं, फुल्ली पेडअप शेयर्स हैं, उनका पेमेंट कर दिया जाएगा, उनको रिडीम कर दिया जाएगा और उन अधिमान अंशों को छोड़ दिया जाएगा जो कि पूर्ण प्रदत्त नहीं है, फुल्ली पेडअप नहीं है। तो इसमें हमने जब देखा प्रश्न में तो इसमें ये बता रखा है कि ये जो रिडम्पशन किया जा रहा है तो ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो फुल्ली पेडअप हैं, तब उनका शोधन किया जा रहा है। और शोधन किस तरह से किया जा रहा है? नए अंशों को निर्गमित करके इनका शोधन किया जा रहा है इक्विटी शेयर्स को। तो इसकी जनरल प्रविष्टि हो जाएगी इन द बुक्स ऑफ हिंदुजा कंपनी लिमिटेड जनरल एंट्री जिसमें डेट पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 5,000 के हैं, 100 रुपये वाले हैं, 5 लाख हमें पेमेंट करना होगा। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपये के, उनको इशू करके रिडीम किया जाएगा। तो सबसे पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं अमाउंट की? 5 लाख की। 5,000 इज़ 5,000 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 100, 5 लाख बीइंग द इशू ऑफ 50,000, क्योंकि एक अंश का मूल्य है 10 रुपये तो कितने अंश हो गए? 50,000। तो 50,000 50,000 equity shares of ₹10 each at par for the purpose of redemption of preference shares as per board resolution number and date. नेक्स्ट एंट्री, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे, जो कि हमने अभी अमाउंट हमारे पास रिसीव हो गई इक्विटी शेयर कैपिटल से, तो हम रिडीम करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स को। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 5 लाख अमाउंट आ जाएगी बीइंग द अमाउंट पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। से अब हम पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपए से। एक ऐसा ही एक और उदाहरण हम देखते हैं कि जो सी लिमिटेड है, सी लिमिटेड हैड 10% redeemable preference shares of ₹100 each,
फुल्ली पेड अप, ये भी फुल्ली पेड अप है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार, सम मूल्य पर उसको रिडीम करना है अधिमान अंशों को, बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, लेकिन वो ₹2 के प्रीमियम पर होगा शेयर एज फुल्ली पेड अप। You are required to pass necessary journal entries including cash transactions in the books of company। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड अप हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हम जनरल प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ₹2 के प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन किया जा रहा है, तो ₹2 के हिसाब से हम एंट्री कर देंगे 10,000 10,000 इज़ मल्टीप्लाइड बाय, आपको कहा ₹2 का हमें वो करना है, प्रीमियम पर इशू करना है। तो हमारे पास में पहले तो अमाउंट देख ली जाएगी कि बीइंग द इशू ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, क्योंकि हमें कितना अमाउंट चाहिए, 10 लाख हमको चाहिए रिडेम्पशन करने के लिए, और हमें यह कहा गया है कि ₹2 का प्रीमियम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 1 लाख के इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे ₹10 वाले, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 10 लाख की, और ₹2 का प्रीमियम भी इशू करना है, तो क्या ₹2 के हिसाब से 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय ₹2, 1 लाख इज़ मल्टीप्लाइड बाय ₹2, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी ₹2 लाख। तो बैंक अकाउंट में ₹12 लाख, इक्विटी शेयर्स में आपके ₹10 लाख और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हो गया ₹2 लाख, जबकि हमें रिडम्पशन करना है केवल ₹10 लाख से। तो हम एंट्री कर देंगे 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, 10-10 लाख से हमें प्रविष्टि कर देनी है। और जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे तो हम एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग द अमाउंट पेड ऑन रिडम्पशन, 10-10 लाख से हम इसकी प्रविष्टि कर देंगे। अब नोट के रूप में हम देखें कि अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन इज़ 10 लाख, देयरफॉर फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड for this purpose must be equal 10 lakh. Premium received on new issue cannot be used to finance and redemption। अब हमने यही देखा है कि 10 लाख की रिक्वायरमेंट थी और वो 10 लाख हमने इक्विटी शेयर इशू करके मिल गए, और जो प्रीमियम का अमाउंट है वो हमने उसको जो है वो 2 लाख हमारे पास प्रीमियम के रूप में अमाउंट रिसीव्ड हो गई, जिसको कि हमने रिडम्पशन में काम में नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट आपकी इलस्ट्रेशन है, जी इंडिया लिमिटेड हैड 9,000 10% redeemable preference shares of ₹10 each fully paid up. The company decided to redeem these preference shares at par by the issue of sufficient number of equity shares of ₹9 each fully paid up। अब यहाँ पर डिस्काउंट आ जाएगा, कम रुपए हो रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 9,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं ₹10 वाले, यानी 90,000 की हमारे को रिक्वायरमेंट है, हमें 90,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है, और ये प्रेफरेंस शेयर्स सभी फुल्ली पेड अप हैं, इसलिए इनको सभी को रिडम्पशन किया जा सकता है। तो द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार एट द इशू ऑफ बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 9 ईच फुल्ली पेड अप। ₹9 के हिसाब से हमें जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको इशू करना है, और प्रेफरेंस शेयर्स को हमें रिडीम्ड करना है। हमें रिक्वायरमेंट है 90,000 की। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 से, तो यहाँ संख्या आ जाएगी वो है 10,000 इक्विटी शेयर्स की। 90,000 को हम भाग देंगे ₹9 से, तो हमारे पास आ जाएंगे अंशों की संख्या, being the issue of 10,000 equity shares of ₹9 each at par as per board resolution number and dated। अब 10% redeemable preference share capital account debit to preference share holder account, 90,000 से हम प्रविष्टि कर देंगे कि जो पूर्वाधिकार अंश हैं उनका हम यहाँ पर शोधन कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, preference shareholder account debit to bank account being the amount paid on redemption of preference shares।
90,000 से इसकी जनरल रजिस्ट्री हो जाएगी। अब कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। Sometimes examination problem does not specify the number of shares to be issued for the purpose of redemption of preference and requires that the minimum number of shares should be issued to ensure that provision of section 55 of the Companies Act 2013 are not violated. This is done 4 steps as given below. कभी कभी यह संख्या नहीं दी जाती है, यह कह दिया जाता है कि आपको मिनिमम जो शेयर्स हैं वो इशू करने हैं, रिडीम को जो पूर्वाधिकार अंश हैं उनको शोधन करने के लिए मिनिमम आपको अंशों का निर्गमन करना है। तो उस स्थिति में क्या होगा, कंपनी अधिनियम की धारा 2013 के अनुसार कुछ स्टेप्स हैं। पहली स्टेप है, in such cases the maximum amount of reserve and surplus available for redemption is ascertained taking into account the balances appearing in the balance sheet before redemption and the additional information provided in the problem. For example, if balance of general reserve in the balance sheet is 1 lakh and additional information provides that the board of directors have decided that the balance of general reserve should not be less than 40,000. Under any circumstances, then the maximum amount of general reserve available for redemption is 60,000. कि जो हमारे पास में जनरल रिज़र्व और सरप्लस में कोई बैलेंस बचा हुआ है तो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर रखा है कि जनरल रिज़र्व में मिनिमम 40,000 तो रहना ही चाहिए, तो जो शेष 60,000 का अमाउंट बचा हुआ है वही 60,000 के अमाउंट को हम रिडम्पशन में काम में ले सकते हैं, 1 लाख का बैलेंस को हम काम में नहीं ले सकते हैं। सेकेंड स्टेप है, आफ्टर ascertaining the maximum amount of reserve and surplus available for redemption, adjustment for premium on redemption payable out of profits is made and then it is compared with the nominal value of shares to be redeemed. By comparison, one gets the minimum proceeds of fresh issue as Section 55 permits redemption either out of proceeds of fresh issue or out of divisible profits. Minimum proceeds of fresh issue of shares, nominal value of preference shares to be redeemed, maximum amount of reserve and surplus available for redemption. ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो आपकी नए अंशों के निर्गमन के लिए अवेलेबल है। After computation of minimum proceeds, the minimum number of shares to be issued are determined by dividing minimum proceeds by the proceeds of one share. This is done as follows. किस तरह से होगा कि minimum number of shares equals to minimum proceeds of comply with section 55 face value of one share. Proceeds of one share mean the par value of the issued issue at par or premium. However, in case of issue of share at a discount, it refers to the discounted value. और minimum number of shares calculated as per 3 above needs to be adjusted due to various reasons. Firstly, shares fractions cannot be issued. Thus, if minimum numbers of shares as per 3 above includes a fraction, it must be approximated to the next higher figure to ensure that provisions of section 55 are not violated. Secondly, if the examination problem states that the proceeds number of shares should be multiple or say 10, 50 or 100, then again the next higher multiple should be considered. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया तो वही चीज़ एश्योरिटी होगी। The board of directors of a company decide to issue minimum number of equity shares to ₹9, redeem 5 lakh preference shares. The maximum amount of divisible profits available is 3 lakh. Calculate the number of shares to be issued by the company to ensure that provisions of section 55 are not violated. Also determine the number of shares if the company decides to issue share in multiples of ₹50. नॉमिनल वैल्यू है 5 लाख की, मैक्सिमम पॉसिबल रिडम्पशन है 3 लाख का, तो मिनिमम क्या अमाउंट हो जाएगी 5 लाख माइनस 3 लाख 2 लाख।
तो हम नंबर्स निकालेंगे तो क्या होगा, नंबर आ जाएंगे आपके 2 डिवाइडेड बाय 9। तो शेयर्स फ्रैक्शन में आ रहे हैं, जिनको कि हम फ्रैक्शन में शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हैं। उस दशा में क्या होगा कि उसको मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग जो हायर फिगर है उसके हिसाब से हम इसको इशू करेंगे। तो इसके लिए नंबर्स क्या हो जाएगा, बजाय 22,223 शेयर होने के 22,250 शेयर्स को इशू कर दिया जाएगा, क्योंकि जो अंश हैं उनको फ्रैक्शन में इशू नहीं करके उनको हायर उसमें नंबर्स में इशू किया जाएगा।